हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाली आपकी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको हर क्वेश्चन का काफी डिटेल एनालिसिस दूंगा। यहां पर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी तो मिलेगी ही, लेकिन साथ में आपको और भी अदर वेरियस ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज। देखिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पहली बार पुलित्जर प्राइज कब मिला था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करना है अपने मन में, और लास्ट में आप मुझे जरूर बताइएगा कि कुल कितने आपके आंसर सही हुए हैं आज के इस वीडियो सेशन के। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4, यानी कि 4 बार। अभी तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है। अब सभी जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये एक अमेरिकन राइटर है। इनका बर्थ हुआ था 1874 में, है ना। अमेरिकन राइटर है ये, और इन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज दिया गया। अब देखिए, 4 बार कब कब दिया गया। तो पहली बार इन्हें दिया गया था 1924 में, इनके एक कलेक्शन के लिए न्यू हैम्पशायर, है ना। न्यू हैम्पशायर इनका एक वॉल्यूम आया था, उसके लिए इनको दिया था 1924 में। सेकेंड टाइम इनको दिया गया 1931 में, ये दिया गया इनको कलेक्टेड पोएम्स के लिए। थर्ड टाइम इन्हें दिया गया 1937 में, ये मिला था इन्हें फर्दर रेंज के लिए। और फोर्थ टाइम इन्हें दिया गया था 1943 में, ये इन्हें ए विटनेस ट्री के लिए दिया गया। तो 4 बार अभी तक इन्हें 1924, 1931, 37 और 43 4 बार इन्हें पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है। अच्छा, आपको ध्यान ये रखना है कि इन्हें पोएट लॉरेट ऑफ वर्माउंट भी कहा जाता है ना। इन्हें पोएट लॉरेट ऑफ वर्माउंट भी इन्हें कहा जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका से बेसिकली ये बिलोंग करते हैं। और अगर मैं बात करूं इनकी फेमस पोएट्री कलेक्शन की, तो ए बॉयज विल ये इनका आया था 1913 में, है ना, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, ए बॉयज विल। उसके बाद में इनका नॉर्थ ऑफ बोस्टन आता है 1914 में, फिर माउंटेन इंटरवल 1916 में, सेलेक्टेड पोएम 1923 में, और फाइनली फिर 1924 में न्यू हैम्पशायर आता है, और उसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। तो अलग अलग इनके ये वॉल्यूम का सिक्वेंस आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओ गॉड हाउ वेरी स्टेट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूसेज ऑफ दिस वर्ल्ड, विच ऑफ द शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज अटर्स दीज वर्ड। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कोटेशन है, ये कौन से हीरो के द्वारा कहा गया है ना। क्या हैमलेट ने ये कहा है, मैकबेथ ने कहा है, ओथेलो ने कहा है, या किंग लियर ने ये कहा है। आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, है ना, शांति से आप पढ़िए। देखिए, स्टेटमेंट आपसे लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, और 100% संभावना है कि इस साल भी स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है कौन से हीरो के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है और कौन से प्ले में, है ना। तो प्ले तो आप इजीली बता पाएंगे अगर आपको हीरो के बारे में पता है तो देखिए, इसका सही आंसर होगा हैमलेट, है ना। हैमलेट आप सभी को पता है, विलियम शेक्सपियर का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कहूं, या फिर मैं कह दूं सबसे लंबा जो प्ले है वो है हैमलेट, है ना। तो हैमलेट में जो हैमलेट नाम का एक कैरेक्टर होता है, जूनियर हैमलेट, आपको पता है, एक होता है घोस्ट, जो होता है सीनियर हैमलेट, यानी कि हैमलेट के पिताजी वो होते हैं घोस्ट। लेकिन ये कोटेशन जो है ये हैमलेट का है। हैमलेट की बेसिकली ये सोलिलिकी है। सोलिलिकी क्या होता है? सोलिलिकी मतलब होता है एकल कथन, यानी कि खुद के द्वारा कहा गया ये कथन है, स्वकथन जिसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट एक्ट के सेकंड सीन का ये जो है कि सोलिलिकी है ये, है ना। जब हैमलेट जो है वो दरबार में जो है कि कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे डिसऑर्डर जो है कि वो फेस करता है वहां पर, तो तब वो ये सोलिलिकी कहता है ना। क्योंकि वो कहता है कि एवरीथिंग सीम्स टू बी यूजलेस, यानी कि सब कुछ उसे बकवास लगता है। वो कहता है कि ये दुनिया मुझे थकी हुई वीरान लगती है, बासी रोटी की तरह मुझे लगती है। मैंने काफी डिटेल में समरी डिस्कस की है हैमलेट की, है ना। तो आपने देखी होगी वो। अगर आपने नहीं देखी है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो आपको ऊपर ये जो प्ले बटन दिख रही है ना, इसको आप दबा लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट आपको एमपीटेट वर्ग 1 की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। तो इसे मैंने डिस्कस किया है। तो ये उसकी सोलिलिकी है। वो कहता है कि ये पूरी दुनिया मुझे बकवास लग रही है ना, और इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसीलिए इस जीवन से दूर जाना चाहता हूं, यानी कि मैं सुसाइड करना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। तो ये हैमलेट की सोलिलिकी है। अब देखिए, कुछ और मोस्ट फेमस सोलिलिकी है, जैसे कि टू बी और नॉट टू बी,
दैट इज द क्वेश्चन। तो ये जो सोलिलिकी है ये भी हेमलेट के द्वारा ही कही गई है। तो आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है उनकी सोलिलिकीज, साथ ही साथ आपको कोटेशंस भी पढ़ना है ना। तो पढ़ने का आपका तरीका अब ऐसा होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन अब ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेगा, ओ वंडर्ड हाउ मैनली गुडली क्रिएचर्स आर देयर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, दिस वर्ड आर टेकन फ्रॉम विच प्ले। अब देखिए फिर से एक कोटेशन यहां पर पूछा गया है कि ये जो शब्द है ये किस प्ले से लिए गए हैं। चलिए, तो इसका आंसर आपने मन में सोच लिया होगा। अब आपको बताना यह है कि ये किस प्ले से लिया गया है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कौन से कैरेक्टर के द्वारा ये स्टेटमेंट या फिर ये कोटेशन कहा गया था। तो देखिए इसका सही आंसर होगा टेम्पेस्ट, है ना। आप सभी को पता है टेम्पेस्ट जो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है उसका ये कोटेशन है और बेसिकली ये मिरांडा का कोटेशन है ना। मिरांडा जो है, मिरांडा के बारे में आप सभी को पता है कि मिरांडा एक कैरेक्टर है, प्रोस्पेरो की ये बेटी है और मिरांडा ने अभी तक अपने पिता के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। तो आपको पता होगा कि मिरांडा जब 3 साल की थी तब उसको एक अननेम्ड आइलैंड जो कि मेडिटेरेनियन सी में जो था वहां पर उसको छोड़ दिया जाता है अपने पिता के साथ। तो उसने किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा है। तो जब वो पहली बार फर्डिनेंड को देखती है मिरांडा, तब वो ये लाइन यूज करती है, यानी कि वो कहती है कि ओ वंडर, यानी कि ये दुनिया कितनी आश्चर्यजनक है और यहां पर कितने अच्छे अच्छे क्रिएचर्स हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितनी ब्यूटीफुल ये दुनिया है। क्योंकि उसने तो पहली बार ही उसके पिता के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को देखा था, तो तब वो ये कोटेशन यूज करती है ना। तो ये बेसिकली टेम्पेस्ट का कोटेशन है और टेम्पेस्ट प्ले के अलावा ये मिरांडा का कोटेशन है ना। तो इस प्ले के कैरेक्टर भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एरियल होगा, प्रोस्पेरो हो गया, है ना। सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है इस प्ले के वो मैंने अच्छे से डिस्कस किए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है सारे के सारे, है ना। सारे प्ले के जितने भी प्ले आपके सिलेबस में, सभी के कैरेक्टर्स को एक जगह पर लिख डालिए और सभी को बार बार आप देखते रहिए, बस आपको तभी सारे कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे। मेजर प्लस माइनर, है ना, सारे कैरेक्टर्स आपको याद होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था टेट एग्जाम में कि रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डेस्टीन ये दोनों कौन से प्ले का कैरेक्टर है ना। रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डेस्टीन ये आपको बताना है, अभी आपको कमेंट में बताना है। रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डेस्टीन ये दोनों कौन से प्ले के कैरेक्टर है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देयर आर टोटल फिल इन द ब्लैंक्स नंबर ऑफ प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। अब देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन है जो सभी से बनेगा, है ना। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे टफ टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। मॉडरेट आएगा आपका पेपर, ना बहुत ज्यादा टफ आएगा ना बहुत ज्यादा इजी आएगा, मॉडरेट आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा टोटल कितने प्ले लिखे गए? देखिए इसका सही आंसर होगा 37। आप सभी को पता होगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा 37 प्ले लिखे गए, है ना। और अगर मैं बात करूं शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर जो है इनका बर्थ हुआ था 1564 में, है ना। डेट भी आपको याद रखना है, 23 अप्रैल 1564 को इनका बर्थ हुआ था। 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था। और विलियम शेक्सपियर के 4 बड़े ट्रेजेडी भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका हैमलेट जो 1601 में आया था। हैमलेट आपका आया था 1601 में। उसके अलावा अगर देखिए इसकी ट्रिक है, 4 बड़ी ट्रेजेडी की एक ट्रिक है, HOLM। H मतलब आपका हैमलेट जो आया था 1601 में, फिर O मतलब होता है ओथेलो, ये 1604 में आया था। फिर L मतलब लियर यानी कि किंग लियर, ये 1605 में, और M मतलब मैकबेथ, ये 1606 में। तो 1601, 1604, 1605 और 1606 ये 4 बड़ी ट्रेजेडी या 4 बड़े लॉन्गेस्ट प्ले है ये। अगर मैं बात करूं सबसे लंबे प्ले की, तो वो है आपका हैमलेट। इसके अंदर आपको 4042 लाइनें देखने के लिए मिलेगी, 4042। और अगर शॉर्टेस्ट प्ले आपसे पूछ ले, तो शॉर्टेस्ट प्ले होगा आपका कॉमेडी ऑफ इरर्स, है ना। कॉमेडी ऑफ इरर्स ये आपका शॉर्टेस्ट प्ले होगा, जिसके अंदर मात्र 1787, है ना, 1787 लाइनें आपको देखने के लिए मिलेगी कॉमेडी ऑफ इरर्स में। तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, हर तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अलग अलग फोलियो आए थे इनके, विलियम शेक्सपियर के जो फोलियो है ये इनके फेलो एक्टर ने रिलीज करे थे, हेमिंगे एंड कैंडेल ने, है ना। तो इनका जो पहला फोलियो आया था, फर्स्ट फोलियो, तो पहले फोलियो में इनके 36 जो प्ले है वो रखे गए थे। और ये जो फोलियो है ये आया था 1623 में। तो 1623 में पहला जो इनका फोलियो है वो जब आया था, तो उसमें इनके टोटल 37 में से 36 जो प्ले है वो रखे गए थे। एक कौन सा प्ले नहीं रखा गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए एक जो नहीं रखा गया था फर्स्ट फोलियो में, वो था आपका पेरिकल्स,
Pericles। पेरिकल्स जो है आपका, ये प्ले फर्स्ट फोलियो में जो कि 1623 में आया था उसमें नहीं था। देखिए दूसरा फोलियो कब आया, तो पहला फोलियो आया था 1623 में और दूसरा आया था 1632 में, यानी कि 23 और 32 है ना, ये क्रॉस हो रहा है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। और तीसरा जो फोलियो आया था वो आया था 63 में, 1663 में, और चौथा जो आया था वो आया था 1655 में। तो 4 फोलियो भी आए हैं इनके अलग अलग, ये आपको पता होना चाहिए है ना। विलियम शेक्सपियर से हर तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है सीजर एंड क्लोपाट्रा इज रिटन बाय। अब ये जो प्ले है ये किसके द्वारा लिखा गया है, आपका ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम शेक्सपियर या टी.एस. एलियट। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जी.बी. शॉ। आप सभी को पता है ये उनके बेस्ट प्ले में से एक है, सीजर एंड क्लोपाट्रा, है ना। बेसिकली ये जो है ये 1898 में ये प्ले लिखा गया था। हमारे सिलेबस में तो हालांकि इनका जो प्ले है वो है आर्म्स एंड द मैन, है ना, जो कि एक कॉमेडी प्ले है जो 1894 में पब्लिश हुआ था। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो सीजर एंड क्लोपाट्रा है ये भी एक इनका फेमस प्ले है ना। इनके कुछ और फेमस प्ले की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैन एंड सुपरमैन, ये आया था 1902 में, मैन एंड सुपरमैन। फिर पिग्मेलियन भी इनका एक अच्छा प्ले है, तो ये कुछ प्ले आपको याद रखना है। फिर ये जो प्ले है आपका सीजर एंड क्लोपाट्रा, इसके कैरेक्टर भी आपसे पूछ सकते हैं, तो किसी भी फेमस प्ले के कैरेक्टर भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो कैरेक्टर भी आपको पढ़ना है। जैसे कि इसके कुछ कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जूलियस सीजर, है ना, क्लोपाट्रा, पोथिनस, एपोलोडोरियस, तो ये सारे के सारे, रूफियो, ब्रिटेनियस, आपने पढ़े होंगे ये कैरेक्टर। तो ये सारे के सारे इसी प्ले के कैरेक्टर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हु इज नोन एज इंडिया चार्ल्स डिकेंस। ये बताइए भैया, इंडियन राइटर है 4, आर.के. नारायण, एम.आर. आनंद, निराज सी चौधरी और विक्रम सेठ। तो चारों में से किसे एक टाइटल दिया गया था इंडिया का चार्ल्स डिकेंस, बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा एम.आर. आनंद, मुल्कराज आनंद। आप सभी को पता है मुल्कराज आनंद, है ना, जो कि फेमस है किस लिए, इनकी एक फेमस कृति है अनटचेबल। अनटचेबल के लिए फेमस है ये, अनटचेबल, है ना, फेमस अनटचेबल एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि 1935 में पब्लिश हुई थी, अनटचेबल, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि मुल्कराज आनंद जी जो है इनका बर्थ हुआ था 1905 में, 1905 में इनका बर्थ हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हुई थी। और अनटचेबल जो है उसमें क्या बताया था इन्होंने, तो इन्होंने इंडिया की डार्क साइड को एक्सपोज किया था, है ना। यहाँ का जो कास्ट सिस्टम है, यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी वगैरह की जाती है, तो उसको इन्होंने एक्सपोज किया था और इसीलिए इनको क्या कहा गया, इंडिया चार्ल्स डिकेंस कहा गया। अच्छा, इनको एक और टाइटल दिया गया, फादर ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये जो टाइटल है ये भी इन्हीं को दिया गया, है ना। मुल्कराज आनंद को ही फादर ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका पहला ऑप्शन है आर.के. नारायण। अब आर.के. नारायण भी आपके सिलेबस में, इनको भी आपको पढ़ना है। 1906 में बर्थ हुआ था आर.के. नारायण का। एम.आर. आनंद का जो बर्थ है ये हुआ था 1905 में और आर.के. नारायण का बर्थ हुआ था 1906 में। 1906 में बर्थ हुआ, 2001 में इनकी डेथ हो जाती है, किसकी, आर.के. नारायण की। अब देखिए जो मुल्कराज आनंद है इनको एक अवार्ड मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनको पद्म भूषण मिला था, पीबी में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पद्म भूषण। किसको, एम.आर. आनंद को, मुल्कराज आनंद को पद्म भूषण मिला था 1968 में। और आर.के. नारायण को भी 2 अवार्ड मिले हैं, इन्हें भी पद्म भूषण मिला था और पद्म विभूषण भी मिला था। तो एम.आर. आनंद को मिला था 1968 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए आर.के. नारायण के बारे में तो इनको मिला था जो पद्म भूषण वो मिला था 1964 में और पद्म विभूषण इन्हें मिला 2000 में, है ना। 2001 में इनकी डेथ हो जाती है आर.के. नारायण की और ठीक उसके 1 साल पहले इनको पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था। निराज सी चौधरी आपका थर्ड ऑप्शन है, तो निराज सी चौधरी भी आपके सिलेबस में है। ये फेमस है इनकी एक ऑटोबायोग्राफी के लिए, है ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। इनकी मदर के बारे में भी बताया इन्होंने, तो 1951 में ये पब्लिश हुई थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, निराज सी चौधरी की। और निराज सी चौधरी का बर्थ कब हुआ था, तो वो हुआ था 1897 में। 1897 में इनका बर्थ हुआ था और 99 में इनकी डेथ हो जाती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। 102 साल के व्यक्ति थे ये निराज सी चौधरी, लिखने का काफी शौक था इनको, है ना। मैंने आपको बताया था, ये इनकी बायोग्राफी भी मैंने काफी अच्छे से कवर करी है, तो उसमें मैंने आपको बताया था। चौथा आपका ऑप्शन है विक्रम सेठ। देखिए चारों ऑप्शन भी आपके ऐसे आएंगे, है ना, ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो विक्रम सेठ जो है ये, इनके बारे में तो सभी जानते होंगे, अभी जिंदा है ये, है ना। 1952 में इनका बर्थ हुआ था और अभी तक ये जिंदा है और इनका बर्थ हुआ था बेसिकली कोलकाता में,
है ना, पद्मश्री इन्हें भी मिल चुका है, इन्हें पद्मश्री मिला है, इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। देखिए पहला होता है आपका भारत रत्न, है ना, इंडिया का जो फर्स्ट सिविलियन ऑर्डर होता है हाईएस्ट वो होता है आपका भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और लास्ट होता है पद्मश्री। तो इन्हें पद्मश्री मिला था 2007 में। कब मिला था? 2007 में इन्हें पद्मश्री मिला था। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है गोल्डन गेट, और एक और है ए सुटेबल बॉय। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, विक्रम सेठ के, है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु फर्स्ट इंपोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड? चलिए ये आप बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, है ना। सोनेट आप सभी ने पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, है ना, अलग अलग तरह की पोइट्री होती है, सोनेट, बैलेड, ओल्ड, लिरिक, है ना। तो ये जो सोनेट है, तो इंपोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में किसने इंपोर्ट किया था? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सर थॉमस वाट, है ना। आपको पता होगा 14 लाइन की जो एक पोयम होती है ट्रेडिशनली, उसे सोनेट कहा जाता है ना। सोनेट ये वर्ड कहां से आया? तो एक ग्रीक वर्ड है सोनेटो। क्या है? सोनेटो, SONNETO। देखिए राइटिंग पे मत जाना, है ना, क्योंकि मेरे पास पेड जो है वो आज काम नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे ही लिखना पड़ेगा स्क्रीन पर डायरेक्ट। तो देखिए सोनेटो एक ग्रीक वर्ड है ना, वहां से ही आया। उसका क्या मतलब क्या होता है सोनेटो का? ए लिटिल सॉन्ग, है ना। तो जो सोनेट होता है ट्रेडिशनली, सोनेट जो 14 लाइन का होता है, उसमें सिरू की जो 8 लाइनें होती है, सिरू की 8 लाइन, उन्हें कहा जाता है ऑक्टेव। ऑक्टेव या ऑक्टेन भी कहीं कहीं का आपको दिखने को मिलेगा, है ना। 8 लाइन को ऑक्टेव, इसमें बेसिकली क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं। और जो 6 लाइनें होती है उन्हें कहा जाता है सेस्टेट, सेस्टेट, है ना। 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है। इसमें उन प्रश्न के उत्तर रहते हैं, आंसर्स, है ना। तो क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में ये चलता रहता है ट्रेडिशनली सोनेट। तो हाँ, हम क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि किसने इंग्लैंड में जो है कि सोनेट को इंट्रोड्यूस किया, तो वो करा था थॉमस वाट ने। आपको पता होगा सोनेट 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है इटालियन सोनेट, जिसे पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, और दूसरा होता है इंग्लिश सोनेट, या फिर जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं फाउंडर की या फिर फादर की, तो देखिए फाउंडर ऑफ सोनेट कहा जाता है जियाकोमो दा लेंटिनी, जियाकोमो द लेंटिनी, है ना, सॉरी जियाकोमो द DA, जियाकोमो द लेंटिनी। तो ये कौन है? ये है बेसिकली कौन? फाउंडर ऑफ सोनेट, GIACOMO, जियाकोमो DA द LENTINE, लेंटिनी। जियाकोमो द लेंटिनी को फाउंडर ऑफ सोनेट कहा जाता है। और जो इटालियन सोनेट है, इसमें आपको अलग अलग जो है कि लोग देखने के लिए मिलेंगे। देखिए सोनेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक होता है इटालियन जिसे पेट्रार्कन कहते हैं, और एक होता है इंग्लिश। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली जो राइम स्कीम है ना, उसका फर्क है बस, यानी कि राइम स्कीम का फर्क होता है, डिफरेंस जो है वो राइम स्कीम का होता है बस, है ना, अलग अलग राइम स्कीम। मैंने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। तो देखिए फाउंडर कौन हो गए? जियाकोमो द लेंटिनी। अच्छा, अगर मैं बात करूं इटालियन सोनेट की, तो आपको इसमें एक नाम याद रखना है, पेट्रार्क, है ना। पेट्रार्क आपको नाम ध्यान रखना है इटालियन सोनेट में। और एक दांते भी आप याद रख सकते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहले दांते ही लेके आए थे, बाद में पेट्रार्क ने जो है कि इसको पॉपुलर कर दिया। और इंग्लिश सोनेट की अगर मैं बात करूं, तो इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस वाट ने, है ना, हेनरी होवार्ड के साथ मिलकर। थॉमस वाट, ये नाम आपको ध्यान रखना है, थॉमस वाट ने हेनरी होवार्ड के साथ मिलकर जो है कि इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली इन्होंने कुछ नहीं करा, जो इटालियन सोनेट थे उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इंग्लैंड में सोनेट को। और इन्हें फेमस किसने करा था? इंग्लैंड के जो सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है, इनको फेमस करा था बेसिकली शेक्सपियर ने। यह भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज सपोजली बेस्ड ऑन फेनी बर्नीस। अब देखिए ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए, लेकिन आप जमा सकते हैं इनको, है ना। आपके 4 ऑप्शन है, पहला है सिसिलिया, दूसरा है इवेलेनिया, तीसरा है कैमिला, और चौथा है नन ऑफ दीस। यानी कि 3 ऑप्शन में से आपको बताना है, चौथा तो होगा नहीं, है ना, नन ऑफ दीस, क्योंकि मैंने ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं सारे के सारे। तो देखिए बताइए इसमें सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है, ये आपको पता होगा जेन ऑस्टिन का एक बहुत ही फेमस नॉवेल है ये, है ना। बेसिकली ये पब्लिश हुआ था 1813 में, 1813 में इसको पब्लिश करवाया गया था जेन ऑस्टिन के द्वारा। और ये जो है कि बेस्ड है फेनी बर्नी की सिसिलिया पर, इनकी एक राइटिंग है सिसिलिया, है ना, उस पर ये बेस्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आपसे क्या पूछ सकते हैं, देखिए इसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर है, जैसे कि एक बेनेट फैमिली है जिसमें मिस्टर और मिसेस बेनेट है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वो जहां पर रहते थे, यानी कि उनके एस्टेट का क्या नाम है ना। तो देखिए जो मिस्टर और मिसेस बेनेट है, उनके एस्टेट का नाम है लॉन्गबॉर्न। क्या नाम है? ये काफी कंफ्यूजिंग रहते हैं, अलग अलग स्टेट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे इसमें। तो मिस्टर और मिसेस बेनेट के स्टेट का नाम है लॉन्गबॉर्न। ये कहां पर है? तो हर्टफोर्डशायर नाम की एक जगह है
है ना, आपने पढ़ी है हर्टफोर्डशायर, तो उसमें आपको जो है कि देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है मिस्टर बिंगले का स्टेट। बिंगले एक करेक्टर है ना, बिंगले। तो मिस्टर बिंगले का जो स्टेट है वो है नीदरफील्ड। क्या है? नीदरफील्ड, नीदरफील्ड, FIELD, नीदरफील्ड। फिर एक और आपको स्टेट ध्यान रखना है डार्सी का, जो फिट्जविलियम डार्सी है उसका एक स्टेट है जिसका नाम है पेम्बरले। क्या नाम है? पेम्बरले, है ना, एलिजाबेथ से बाद में इसकी शादी होती है, हम देखते हैं। तो पेम्बरले जो है ये स्टेट है डार्सी का। अच्छा, आपको कैथरीन जो है, इसमें कैथरीन के घर का भी नाम आपको ध्यान रखना है, रोजिंग पार्क, है ना। कैथरीन का जहां पर घर था उस जगह का नाम था रोजिंग पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, प्राइड एंड प्रेजुडिस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूछते हैं आपसे कि जेन जो है, जेन सबसे बड़ी थी, उससे छोटी कौन थी? तो उससे छोटी एलिजा थी। फिर आपसे पांचों बहन के आपको सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। लीडिया किसके साथ भागी थी, है ना, एंटागोनिस्ट कौन है? तो ये इसके क्वेश्चन, इस प्राइड एंड प्रेजुडिस के क्वेश्चन मैंने एक अलग से वीडियो में भी डिस्कस कर रखे हैं, उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं इसके, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, लिरिकल बेलेड वाज पब्लिश्ड इन। लिरिकल बेलेड कब पब्लिश हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए लिरिकल बेलेड जो है ये पब्लिश हुआ था 1798 में। आप सभी को पता होगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने एसटी कोलरेज के साथ मिलकर एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री, है ना, जिसका नाम था लिरिकल बेलेड, ये पब्लिश करवाया था 1798 में, ठीक है ना। तो अच्छा, ये जो लिरिकल बेलेड ये पब्लिश हुआ था, तभी से एक रोमांटिक एज की शुरुआत होती है इंग्लैंड के अंदर। हम देखते हैं, है ना, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो रोमांटिक इरा है वो माना जाता है बेसिकली 1798 से 1837 के बीच में, ठीक है ना, 1798 से 1837 के बीच में। तो ये जो रोमांटिक इरा, इसकी शुरुआत कब हुई? लिरिकल बेलेड जब पब्लिश हुआ था तभी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 1770, तो आपको ध्यान रखना है 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था और 72 में बर्थ हुआ था एसटी कोलरेज का, है ना। और तीसरा ऑप्शन है 1798, तो इसमें तो लिरिकल बेलेड इन्होंने पब्लिश करवा ही दिया था। फिर एक और आपका ऑप्शन है 1792। 1792 आपको ध्यान रखना है पीबी शेले का बर्थ हुआ था। पीबी शेले जो कि खुद एक रोमांटिक पॉइंट है ना, इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था पीबी शेले का। 2 बार इन्होंने शादी करी अलग अलग, तो इनको भी आपको पढ़ना है पीबी शेले को। उनका बर्थ हुआ था 1792 में, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हु कॉल्स शेले ही इज ए ब्यूटीफुल बट इनअफेक्चुअल एंगल बीटिंग इन द वॉइड हिज लुमिनस विंग इन वैन। ये जो स्टेटमेंट है ये शेले के बारे में किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, ये आप बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तब भी आप गेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गेस करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको गेस कैसे करना है ना। मैं आपको तुक्का लगाना नहीं सिखाऊंगा यहां पर, है ना, तुक्का का कुछ नहीं होता है। मैं आपको गेस करना सिखाऊंगा कि आप ऑप्शंस को रिमूव करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए इस तरह के क्रिटिकल कमेंट एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। लास्ट ईयर पूछा था उसने, है ना, लोग हक्के बक्के रह गए थे, क्वेश्चंस बने नहीं थे उनसे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, लास्ट ईयर के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे कांटेक्ट में जो कहते हैं कि सर मेरा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो आप लोग रिवीजन पर सबसे ज्यादा फोकस करिए अब, है ना। रिवीजन आपको करना है, जितना हो सके उतना आपको रिवीजन करना है। चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बताता हूं, उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैथ्यू अर्नोल्ड। देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड एक ब्रिटिश क्रिटिक रहे हैं, आपको पता होगा। 3-4 बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, जैसे कि जॉन ड्राइडन हो गए, मैथ्यू अर्नोल्ड, वाल्टर पेटर का भी इसमें नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, सैमुअल जॉनसन, है ना। तो ये बड़े बड़े क्रिटिक हैं। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो है इन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर क्रिटिकल कमेंट पास किए। तो इन्होंने पीबी शेले को कहा है ही इज ए ब्यूटीफुल, यानी कि पीबी शेले अच्छा लिखते हैं बट इनअफेक्चुअल, उतना अफेक्चुअल नहीं है, ये लोगों को उतना प्रभावित नहीं करते हैं, जबरदस्ती फड़फड़ाते हैं ये। तो इस तरह का ये क्रिटिकल कमेंट था। देखिए पीबी शेले जो है उनकी कविताएं इतनी पॉपुलर हुई है, उनकी कविताओं ने बेसिकली ब्यूटी की वो सारी लिमिट पार कर दी थी जो पहले से प्रचलित थी। तो ये कमेंट जो है कि आता है मैथ्यू अर्नोल्ड का। मैथ्यू अर्नोल्ड एक ब्रिटिश क्रिटिक है, आपको पता होगा। अच्छा, फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है? तो देखिए फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है जॉन ड्राइडन को। किसे कहा जाता है? जॉन ड्राइडन को। जॉन ड्राइडन को, सभी के आंसर मैं लास्ट में दूंगा। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है।
है ना, जो है कि जॉन ड्राइडन का नाम आपको ध्यान रखना है। क्रिटिसिज्म की अगर बात आए, कहीं पर भी क्रिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ये 3-4 ऑप्शन तो जरूर देखने के लिए मिलेंगे। इन 3-4 ऑप्शन में से आपको एक नाम देखने के लिए जरूर मिलेगा, या तो जॉन ड्राइडन होगा, मैथ्यू अर्नोल्ड, सैमुअल जॉनसन, वॉल्टर पीटर, है ना। तो बहुत सारे क्रिटिक रहे हैं, लेकिन ये मेजर क्रिटिक हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें एक और ऑप्शन है स्विनबर्न। देखिए स्विनबर्न ने तो प्रेस किया था, प्रेस मतलब होता है प्रशंसा करना। स्विनबर्न ने पीबी शेले को प्रेस किया था, उन्होंने कहा था ही इज ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड, है ना। पीबी शेले को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा था स्विनबर्न ने। तो आपको अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता था तो आप इसमें से ऑप्शन हटा सकते थे। जैसे स्विनबर्न ने तो एक पेज जो है कि इन्होंने प्रेस किया था, है ना। टीएस एलियट नहीं हो सकता है, नॉन ऑफ द अबव एक ऑप्शन है ही, तो ये पहले ही ऑप्शन हट गया। देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड बड़े क्रिटिक्स में से एक है। मैथ्यू अर्नोल्ड का नाम आपको बहुत सारी जगह पर देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो आप गेस भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस को, आपको ऑप्शंस को रिमूव करना है तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम लास्ट ईयर 1 नंबर से छूट गया था, तो उनके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बता दूं आप लोगों को कि अगर आप अभी तक जितना भी पढ़ चुके हैं आपको सिर्फ उसका रिवीजन करना है। आपने शॉर्ट नोट जरूर बनाए होंगे, मुझे उम्मीद है ना। शॉर्ट नोट अगर आपने नहीं बनाए हो तो आप ये हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि मात्र 299 रुपीज में अवेलेबल है ना। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि आपको रिवीजन करना है, बार बार आपको रिवीजन करना है। जब आप रिवीजन करोगे तो चीजें आपको याद रहना शुरू हो जाएगी। अब नया कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, मात्र 10 दिन आपके एग्जाम को रह गए हैं हार्डली, है ना। तो 10 दिन में नया मत पढ़िए, जो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, चाहे कुछ छूट भी गया हो तो बस उसको एक बार देख लीजिए, है ना। लेकिन आपको बार बार रिवीजन करना है, रिवीजन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, है ना। बड़ी मुश्किल से अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ये 3-4 साल बाद वैकेंसी आई है, आपको इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो आप सिलेक्ट होइए, टीचर बनिए, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है, बार बार रिवीजन करना है। जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले उन क्वेश्चंस को लगा डालिए, जहां से भी आपको क्रिटिकल कमेंट देखने के लिए मिले, आपको सोलिलिकीज देखने के लिए मिले, आपको कोटेशन देखने के लिए मिले, क्वेश्चन आपसे डीप में ही पूछे जाएंगे, है ना। लेवल जो आपका पेपर का रहने वाला है वो मॉडरेट ही रहेगा, है ना। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आएगा पेपर, ना बहुत ज्यादा इजी आएगा। तो पैनिक क्रिएट नहीं करना है, ना इजी आएगा पेपर ना टफ आएगा, टफ भी नहीं आएगा, मॉडरेट आएगा, जैसा लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर का पेपर बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है सभी लोगों को। लास्ट ईयर का पेपर में अगर आप देखेंगे तो लोगों के हक्के बक्के छूट गए थे, क्रिटिकल कमेंट पूछे गए थे, कोटेशंस पूछे गए थे, जो कोई नहीं पढ़ता जनरली, है ना। लेकिन पढ़ना चाहिए आपको। अगर सिलेक्शन लेना है तो एक एक नंबर आपका कीमती है। और एक अच्छी बात आपके लिए यह है इस बार कि नेगेटिव मार्किंग फिर से रिमूव कर दी गई है। जिसका डर लोगों के अंदर था नेगेटिव मार्किंग, उसको हटा दिया गया है। तो आप गेस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को गेस करके भी आप पहुंच सकते हैं, है ना। जिसे आपकी भाषा में कहते हैं तुक्का लगाना, तो तुक्का भी आप लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए, एक एक नंबर बटोरना बहुत जरूरी है, आपके सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर जरूरी है ना। चलिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।